नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपको पता चल रहा है ब्लड रहेगा यानी रक्त रहेगा। बायोलॉजी का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती है। दोस्तों, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, अगर लगता है आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है तो ज़रूर आप एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। रक्त के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले एक शब्द पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लड होता क्या है। व्हाट इज ब्लड? रक्त क्या है? तो रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। चलो भाई, आपको ये लग रहा होगा कि तरल तो ठीक है, रक्त सही है, ठीक है, लेकिन ये दो नए शब्द मिल गए आपको, एक तो संयोजी और एक ऊतक। तरल का मतलब तो आप सब जानते होंगे, द्रव होता है, ठीक है, तरल द्रव रहता है, ये तरल होता है। और संयोजी का मतलब क्या होता है? तो संयोजी का मतलब जो है होता है कनेक्टिव, अर्थात जोड़ने वाला। एक चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में पूरा ऊपर से नीचे तक जो है ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, अर्थात आता जाता रहता है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारा शरीर जो है अंगों से मिलकर के बना रहता है। तो सभी अंगों को कनेक्ट करके कौन रखता है? आपका बताओ भाई, ब्लड रखता है। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया? संयोजी ऊतक। अब बात आती है कि ऊतक क्या होता है। तो आप पिछले वीडियोस में जाइए, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान मैंने पढ़ाया था, और उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं आपकी, कई सारी कोशिकाएं जो है मिल करके इसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। और कई सारे ऊतक मिल करके अंगों का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग मिल करके हमारी बॉडी यानी शरीर का निर्माण करते हैं, है ना। अर्थात मैंने बताया था वहाँ पर कि जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो किसी भी जीवधारी की क्या होती हैं? बताओ भाई, क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं, अर्थात ये ढांचे की प्रमुख कड़ी होती हैं। इसके बाद में इनसे मिलकर के ऊतक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, और फिर क्या बनते हैं? आपका शरीर बनता है। किसी जीवधारी के शरीर का निर्माण इन तरीके से यानी कि कोशिकाएं, ऊतक, अंगों और शरीर के रूप में जो है होता है। हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड की, तो चलिए आगे हम इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के, देखिए रक्त जो है संयोजी ऊतक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, ये अध्ययन जो है इसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगर हम कह दें कि अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं तो हेमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, है ना। हेमेटोलॉजिस्ट जो है कोई भी अध्ययनकर्ता जो है कहलाता है। अध्ययन, देखिए रक्त के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? हेमेटोलॉजी, और अध्ययनकर्ता को क्या कह रहे हैं? हेमेटोलॉजिस्ट कह रहे हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और उसको हम बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं, और उसके लिए मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज़, जैसे देखिए यहाँ पर ब्लड का बनना, सेल्स का बनना, अभी आगे पढ़ेंगे तो आरबीसी का बनना, डब्ल्यूबीसी का बनना, प्लेटलेट्स का बनना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर जब हमने बताया कि अध्ययनकर्ता को हम हेमेटोलॉजिस्ट और अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, तो रक्त के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का बनना क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखना, जहाँ पर लॉजी शब्द यहाँ पर दिया गया हुआ है, तो लॉजी की जगह पर एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा। एक शब्द याद रखना, सिस, है ना। कौन सा? सिस। इसको हिंदी में लिख लेते हैं। ये सिस शब्द अगर लगा हो तो रक्त का बनना या किसी भी चीज़ का बनना आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमें लॉजी के स्थान पर सिस लगाना, तो यहाँ पर क्या है? हिमैटो, और लाजी हटा दिया तो हिमैटोसिस, है ना। क्या बचा? हिमैटोसिस, अर्थात रक्त बनने की प्रक्रिया में क्या पता चल गई? हिमैटोसिस। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हिमैटोसिस जो है ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है। एक बात, रक्त जो होता है वो सामान्य मनुष्य की अगर हम बात कर लें, सामान्य स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो इसमें रक्त की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? बताओ भाई। तो रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है, ठीक।
5 से 6 लीटर होती है। देखिए यहाँ पर हमने एक सामान्य मनुष्य की बात करी है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर डिफरेंशियल रूप से पूछा जा सकता है कि यदि अगर एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसमें रक्त की मात्रा यदि अगर 5 से 6 लीटर है तो एक स्वस्थ महिला के अंदर जो है रक्त की मात्रा उससे कम होगी या बराबर होगी या फिर ज़्यादा हो सकती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, महिलाएं जो होती हैं या महिलाएं जो होती हैं, अगर एक स्वस्थ महिला की अगर हम बात कर लें तो उसमें मनुष्य की अपेक्षा पुरुष की अपेक्षा जो है आधा लीटर ब्लड जो है वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन स्वस्थ मनुष्य के अंदर अगर 5 लीटर ब्लड है तो देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हमारी एज 20 वर्ष है और 20 वर्ष का एक स्वस्थ पुरुष है, उसमें जो ब्लड की मात्रा 6 लीटर है, तो और यहीं पर अगर एक महिला है जो कि 20 वर्ष की है तो उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होगी? तो इससे कम होगी, अर्थात 5.5 लीटर जो है यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप। इसके बाद अगर हम बात करें रक्त के पीएच मान की, यहाँ पर पीएच वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। रक्त का जो पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच मान जो होता है वो 7.4 लगभग होता है, और 7.4 ये पैमाने पर क्या होता है? क्षारीय होता है। अर्थात रक्त जो होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। पीएच पैमाना क्या होता है? 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 जो है बीच में रहता है और ये उदासीन रहता है। 7 से आगे आप जाओगे तो क्या होगा? क्षारीय, और पीछे जाओगे यानी 0 की तरफ जाओगे तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 से प्लस यानी 7.4 है, अर्थात ये कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, रक्त का पीएच मान जो है आपका कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं इनमें रक्त कहाँ पर बनता है, और इसके अलावा जब कोई भी मनुष्य जो है भ्रूण अवस्था में होता है तो रक्त कहाँ पर बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना कि देखिए अस्थि मज्जा जो होता है ना, अस्थि मज्जा में जो है सामान्यतया जो आपका ब्लड जो है कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन अगर भ्रूण अवस्था होगी, सामान्यतया जो है आपका ब्लड जो है कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि वयस्क मनुष्य में। अगर हम भ्रूण की बात करें, ठीक है, अगर हम भ्रूण की बात करें तो भ्रूण अवस्था में जो रक्त जो है आपका कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अगर सामान्य मनुष्य होता है और वो अगर ब्लड को अगर दान करना चाहता है, जैसे देखिए हम लोग रक्तदान करते हैं तो एक बार में कोई व्यक्ति कितना ब्लड दान कर देता है, कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 450 ml ब्लड जो है एक सामान्य मनुष्य जो है क्या कर सकता है? एक बार में डोनेट कर सकता है, और इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। आप देखते हैं ना, आप कहते हैं कि आपने 1 यूनिट 2 यूनिट रक्त जो है दान कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 450 ml जो है आपका होता है। ठीक है, तो आप ये विशेष ढंग से आप याद रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, अगर परीक्षा बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि ग्रीन ब्लड या ग्रीन रक्त जो है ये क्या है। चलो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रीन रक्त जो है ये क्या होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आपको जानकारी में नहीं तो मुझे लगता है ये आपसे जानकारी की अपेक्षा की जाती है, आप जानकारी इससे ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन ब्लड जो होता है, ग्रीन ब्लड जो होता है आपका ये क्या होता है? ग्रीन रक्त, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग ग्रीन रक्त की। तो देखो ग्रीन रक्त जो है ये क्या होता है? गेहूँ आप खाते हैं ना, गेहूँ आप खाते हैं तो गेहूँ का जो जूस होता है, गेहूँ का जो रस होता है उसे हम लोग ग्रीन रक्त की जो है संज्ञा देते हैं। अर्थात गेहूँ के जूस को हम लोग ग्रीन रक्त कहते हैं। अब इस जूस में जो है, गेहूँ का जो जूस होता है उसमें कई सारी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना कि गेहूँ जो होता है उसमें गेहूँ क्या है, आपके जो पेड़ पौधे आदि जो होते हैं उसमें क्या होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लोरोफिल, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, पोटेशियम, इसके अलावा मैग्नीशियम के बाद में यहाँ पर प्रोटीन पाए जाते हैं, कई प्रोटीन यहाँ पर पाए जाते हैं, और कई सारे यहाँ पर विटामिन्स पाए जाते हैं, है ना।
कई सारे यहाँ पर विटामिन भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आयरन वगैरह भी जो है यहाँ पर पाया जाता है। किसमें? गेहूँ आदि में जो है आयरन वगैरह भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो विटामिन होता है, यहाँ पर एक B17 जो है एक विटामिन होता है ना, B17 जो एक विटामिन होता है। तो ये इसमें क्या है कि हमारे शरीर में एक भयंकर बीमारी जो हो जाती है कैंसर, है ना, तो उससे लड़ने में जो है ये सहायक रहता है। ठीक, कौन? B17, आप ध्यान रखना। और कहाँ ये पाया जाता है आपका? तो गेहूँ के जूस में जो है आपके पाया जाता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जो आपका गेहूं का ये जूस है ना, जब इस मतलब पीते हैं हम लोग, लेते हैं, तो हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है भैया? थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि को ये जो है उत्तेजित करने लगता है। कौन? ये जूस जो है थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। और इसकी उत्तेजना के कारण क्या होता है? हमारा जो मोटापा होता है, मोटापा जो होता है वो कम होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। किसके कारण से? आपको पता चल गया होगा, जो आपका गेहूं का जूस जो होता है इसके कारण जो है आपका मोटापा जो है कम होता है, क्योंकि यहाँ पर थायराइड ग्रंथि जो है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि रक्त जो है, जो आपका ब्लड जो है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से रक्त की मात्रा किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए हम लोग इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो रक्त जो है आपका ध्यान रखना है, इसमें एक तो आपका प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा के बाद में यहाँ पर पाई जाती हैं रक्त कणिकाएँ। क्या पाई जाती हैं? रक्त कणिकाएँ जो है आपकी यहाँ पर पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त कणिकाओं की मात्रा कितनी होती है और प्लाज्मा की जो मात्रा जो है यहाँ पर कितनी होती है, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्लाज्मा में जो है वो लगभग 55 से 60% होता है, और जबकि आपकी कणिकाएँ जो होती हैं ये आपकी 40 से 45% जो है लगभग होती है। हमने 55-45 लिख लिया है, तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 40-45, सॉरी, जो 40-45 करा, अगर यहाँ पर 40 ले लेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक, 55 और 45 आपका कर दिया। ठीक, प्लाज्मा के बारे में और अगर हम बात करें, अच्छा देखिए यहाँ पर रक्त कणिकाएं जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं? तो आपकी आरबीसी होती हैं, यहाँ पर आरबीसी के बाद में आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी के बाद में आपकी क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। कौन सी होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेंगे। प्लाज्मा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ प्लाज्मा से जो है आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जो है देखिए ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर इसकी मात्रा 55% है कुल का, अगर इसको हम 100% रक्त को मान लें तो 55% आपका प्लाज्मा है और 45% आपकी रक्त कणिकाएं हैं, यानी कि आपकी सेल्स हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा में जल की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। तो जल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 से 92% लगभग जो है आपका जल होता है। कहाँ? प्लाज्मा में। और इसके बाद में यहाँ पर 8 से लेकर के 10% तक जो है अन्य चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? अन्य चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। अब अन्न में क्या क्या होता है ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अन्न में देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है यूरिया, यूरिया के बाद में यहाँ पर हो सकता है अमोनिया, अमोनिया। इसके अलावा यहाँ पर हो सकते हैं प्रोटीन, है ना, प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है अन्य तत्व, अन्य तत्व। ठीक है, इतनी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका जो प्लाज्मा जो है इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहते हैं, और इनके बारे में हमें पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम देखिए हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन आपके पाए जाते हैं। जैसे पहला जो यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है फिब्रिनोजन। कौन सा? फिब्रिनोजन। एक फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अल्ब्यूमिन पाया जाता है, अल्ब्यूमिन पाया जाता है, ये प्रोटीन है। ठीक है, अल्ब्यूमिन के बाद में एक प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एंटीबॉडीज़ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही है जो आपका फिब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, यहाँ से आपके प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपसे पूछेगा प्लाज्मा का वर्क
ठीक है। तो चलिए फाइब्रिनोजन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फाइब्रिनोजन जो है प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और इसका काम है कि हमारे शरीर में जब भी कभी कट लग जाता है या कोई घाव हो जाता है तो रक्त को प्रवाहित होने से रोके, अर्थात उसका थक्का जमाए, है ना, अर्थात थक्का बनाने में सहायक हो। आपने देखा होगा कि विटामिन के जो होता है आपका, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखना, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, विटामिन है, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की, यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये, ठीक है। के जो है आपका विटामिन है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है आपका क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाता है, थक्का जमाने में सहायक है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अल्बुमिन के बारे में अगर हम बात करें तो अल्बुमिन क्या करता है, अल्बुमिन जो है हमारे शरीर में जो परासरण दाब होता है उसको नियत रखता है, या परासरण दाब को नियंत्रित करता है। कौन, अल्बुमिन नामक प्रोटीन। इसके अलावा ग्लोबुलिन का काम क्या है, तो ग्लोबुलिन जो है ये आपकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, यानी हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने का कार्य जो है आपका ग्लोबुलिन करता है ना, अर्थात ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। हम लोग थोड़ा एल्बुमिन के बारे में, जो परासरण दाब जो है ना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक सामान्य मनुष्य के ऊपर हमारे शरीर में जो है लगभग 16,000 एटीएम का जो है दाब होता है। एक देखिए, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, वायुमंडलीय प्रेशर जो है, इसको कौन मेंटेन करता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, तो रक्त करता है। और रक्त में मैंने किसको बताया, जो आपका एल्बुमिन जो है आपका परासरण दाब को जो है ये मेंटेन करता है। और हमने बताया कि एक सामान्य मनुष्य के ऊपर, हमारे ऊपर कितना परासरण दाब रहता है या कितना एटीएम जो है दाब रहता है, वायुमंडलीय दाब रहता है, तो लगभग 16,000 एटीएम जो है ये दाब रहता है, और इसको एल्बुमिन जो है क्या करता है, नियत रखता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के कार्यों के बारे में, क्योंकि आपके प्लाज्मा जो है यहाँ से इसके कार्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग कार्य पर बात कर लेते हैं। अगर इसके हम पहले कार्य की बात करें तो ये ताप पर नियंत्रण करता है, ताप पर नियंत्रण करता है। अच्छा, कैसे ताप पर नियंत्रण करता है, देखिए प्लाज्मा जो होता है आपका, प्लाज्मा में 90 से 92% जो है जल होता है। आप लोगों ने देखा हो गर्मी आदि में जो है हमारे पसीना निकलता, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन हमारे शरीर का जो ताप होता है वो नियत रहता है ना, यानी 98.6 जो होता है आपका वो वही नियत ही रहता है ना। तो इसका कारण क्या है, जब हमें बाहर जो है तापमान, बाहर का तापमान 45-50 डिग्री तक हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का तापमान नियत रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही बाहर का तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर जो आपका प्लाज्मा है इससे जल जो है, यानी जो आपका जो पानी जो है ये बाहर निकल जाता है स्वेट के रूप में, यानी कि स्वेटिंग हो जाती है, अर्थात पसीना निकल जाता है ना। और वो जो पसीना बाहर निकलता है वो क्या कर देता है, हमारे शरीर के ताप को जो है नियंत्रित रखता है। तो ध्यान रखना, ताप का नियंत्रण करता है। दूसरे नंबर पर जो है ये क्या करता है, घाव आदि को भरता है, घाव को भरता है, ठीक है, घाव का भरने का काम करता है। अभी देखिए मैंने बताया तो फाइब्रिनोजन जो है आपको क्या कर रहा है, थक्का जमाने का काम कर रहा है, और जब हमारे शरीर में कहीं पर कट लग जाता है तो उसको भरने में सहायक कौन है, आपका प्लाज्मा होता है, ठीक। इसके बाद में इसका तीसरा काम अगर हम बात करें तो यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, अर्थात लाने ले जाने का काम करता है। बात आती है क्या लाने ले जाने की काम करता है, तो अब जाइए पिछले वीडियोस देखिए जा करके, उसमें एक चैप्टर है श्वसन तंत्र मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं और CO2 हम जो है छोड़ते हैं। तो अब इनका जो है वहन कौन करता है, तो मैंने बताया था उसमें कि देखिए प्रमुख रूप से तो हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि O2 आप लेते हैं, है ना, और CO2 आप क्या करते हैं, O2 आप लेते हैं और CO2 आप छोड़ देते हैं, मैंने ये बताया था, है ना। लेकिन आप ध्यान रखना, जो आपका प्लाज्मा जो है ये प्लाज्मा भी कुछ हद तक जो है क्या करता है, बताओ भाई, ट्रांसपोर्टेशन कार्य करता है, अर्थात लाने ले जाने काम करता है। किसको लाने ले जाने काम करता है, O2 और CO2 को जो है लाने ले जाने का काम करता है। मैंने आपको ये बात बताई थी उसमें, ठीक है। मैंने क्या बताया, चलो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। मैंने बताया कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमने सांस लिया और उसमें O2 आया, और O2 आने के बाद में किस में मिल गया, ये यहाँ पर Hb यानी कि हीमोग्लोबिन होता था, और ये हीमोग्लोबिन जो है जब इसके साथ में क्रिया करता था तो क्या बनाता था, बताओ भाई,
बताओ भाई, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता था। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में जो आपकी O2 है उसको ले जाता था और आगे जा कर के सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पहुँचाता था, वहाँ पर दाब कम होने के कारण जो है O2 को छोड़ देता था, जिसके कारण जो है वहाँ पर खाना आदि जो है बनता था। ठीक है, ये बात मैंने श्वसन तंत्र में पढ़ाई है, तो आप वहाँ पर जा कर के देखिए। ठीक, तो हमने यहाँ पर बताया प्लाज्मा जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कार्य करता है, अर्थात तो CO2 और O2 को कुछ हद तक जो है लाने ले जाने का काम जो है ये करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपका जो प्लाज्मा है, आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है और प्लाज्मा में आपका फाइब्रिनोजन पाया जाता है, अगर इस फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा से हम माइनस कर दें, आपका जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, अगर हम इसको इससे माइनस कर दें तो हमें बचा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इसको कहते हैं सीरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि सीरम क्या होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन यानी प्रोटीन को निकाल देते हैं तो बचा जो भाग होता है वो सीरम कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए, ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद में इसका पार्ट 2 भी आएगा और हो सकता है इसका पार्ट 3 भी रहे, तो इसलिए आप यहाँ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।